नमस्कार साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम स्क्रीन पर दी गई आकृतियों के बारे में बेसिक जानकारी सीखेंगे। जैसे कि इन आकृतियों के नाम क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है और इन आकृतियों में कोरों की संख्या कितनी होती है, कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं, ये आकृतियां 2D हुए या 3D है। इस प्रकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वह वर्ग और आयास से संबंधित होता है। तो पहले आपको वर्ग की समझ होना चाहिए और वर्ग से ही मिलकर आपका घन भी बनता है, क्यूब भी बनता है। तो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक आकृति देख पा रहे हैं, ये वर्गाकार आकृति है। तो वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सत्य और असत्य में कि वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है, तो यह बिल्कुल सत्य है कि वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं होती है। नेक्स्ट है, वर्ग के 4 बराबर आंतरिक कोण होते हैं। तो यहाँ पर आंतरिक कोण, इसे हम आंतरिक कोण कहेंगे। और कैसे आंतरिक कोण होंगे, ये बराबर। तो प्रत्येक जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से इसके ये 4 कोण हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद वर्ग की सभी भुजाएं समानांतर होती है। समानांतर से क्या अर्थ है कि इसके सामने वाली भुजा इसके पैरेलल होगी। तो एक भुजा इस प्रकार से और दूसरी भुजा इस प्रकार से, इन दोनों भुजाओं को आप कितना भी आगे बढ़ा लें, ये दोनों भुजाएं कहीं भी नहीं मिलेगी, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। उस स्थिति में हम कहते हैं कि वे दोनों भुजाएं समानांतर है। तो इन दोनों भुजाओं को हम समानांतर कह सकते हैं और इन दोनों आमने सामने की भुजाओं को भी हम समानांतर कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री कैसे हो जाएगा, ये वाला 90, ये वाला 90, यह 90 और यह भी 90। तो हम क्या कहेंगे, 90 का गुणा कर देंगे 4 से, तो 90 चुकू 360 डिग्री हो जाएगा। तो इन सभी का जो योग है वह 360 डिग्री हो जाता है। अब नेक्स्ट है, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा होता है। तो परिमाप से क्या अर्थ होता है, परिमाप का अर्थ होता है कि बाहर बाहर की भुजाओं का योग। बाहर बाहर की भुजाओं का योग, यदि मान लीजिए यह भुजा आपकी ए सेंटीमीटर की, ए मीटर की है, तो यह भुजा आपकी ए, यह और यह ए। हम यहाँ पर कह चुके हैं कि बराबर होती है इसकी भुजाएं। अब बराबर होने के कारण हम क्या करेंगे, 4 से इसका गुणा कर देंगे ए का, तो 4 गुणित ए हो जाएगी, मतलब 4 गुणित भुजा हो जाएगा। तो बाहर बाहर का योग हमें करना है। तो एक ए ये वाला, एक ए ये वाला, एक ए ये और एक ये। इस प्रकार से 4 बार ए का योग हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि P बराबर ए धन ए धन ए धन ए को 4 बार ऐड कर लो या फिर 4 का गुणा ए से कर लो, बात तो एक ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी विशेषता या इसके बारे में जानकारी यह है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह भी निकालने के लिए आता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणित भुजा। भुजा का भुजा से ही गुणा आप कर देंगे तो वह आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका अर्थ है, अगर इसे फार्मूले में देखें कि इसकी भुजा यदि ए सेंटीमीटर या ए इकाई की है तो ए की घात 2, इस प्रकार से भी आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। उसका अर्थ यही है कि ए का गुणा ए से हुआ है। चलिए, यह हो गई आपके वर्ग के संबंध में विशेषताएं। अब हम अगली नेक्स्ट आकृति देख रहे हैं। यह होती है आपकी घन। इसे कहते हैं हम घन और इंग्लिश में कहते हैं इसे क्यूब। और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बड़े ही ध्यान से समझिए। पहले इस आकृति को समझिए। इस प्रकार की जो आकृति आपको दिखाई दे रही है यह है घन की आकृति। घन कैसे बनता है, घन बनता है आपका वर्ग से। एक वर्ग आपका अभी आप देख कर आए, इस प्रकार की भुजाओं वाला जो शेप है जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है वह कहलाती है वर्ग। इस प्रकार के वर्ग को आप मान लीजिए ये व्हाइट कलर वाला है। इस व्हाइट कलर, ये चूंकि 3D आकृति है तो आप इसको इस शेप में देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो ऊपर का ये पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है ये इस शेप में ही होता है।
तो यहाँ पर ये एक ऊपर से फलक लगी हुई है, इसे हम कहते हैं फलक। क्या कहेंगे इसे? इसे कहते हैं फलक। ये आपकी फलक कहलाती है। तो ऐसी 6 फलकों से मिलकर आपका यहाँ पर घन तैयार होता है। अब घन तैयार हो गया। घन की विशेषताएं क्या क्या होती है? घन की विशेषताओं में पहली चीज है फलकों की संख्या। तो फलकों की संख्या फलक क्या होती है? तो यहां पर आपको मैंने अभी बताया कि इस प्रकार का एक वर्गाकार शेप है। इस वर्गाकार शेप जैसे 6 शेप इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक यह है, एक यह है, एक यह है, एक यह है और एक आपको यह दिखाई दे रहा है और एक पीछे का नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार ये आपके 6 शेप हो गए। तो फलकों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 6। यदि इस घन को आप, इस क्यूब को आप ओपन करें तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। यह आपकी एक फलक, यह आपकी 2, यह आपकी 3, यह 4, यह 5 और यह 6। यदि इसे आप वापस से फोल्ड कर दें तो आपको यह आकृति मिल जाएगी, घन बन जाएगा। आपके घरों में कुछ पैकिंग होकर जो पुष्टे आते हैं, जो पूड़े आते हैं, उन बॉक्स को यदि आप ओपन करें तो कुछ इस प्रकार से वह आकृति आपको ओपन होकर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका शीर्ष। इसमें शीर्षों की संख्या कितनी होती है आपको यह बताना है। तो शीर्षों की संख्या कितनी होगी? शीर्षों की संख्या हो जाएगी इसके अंदर 8। एक ये वाला, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो इस प्रकार से इसमें शीर्षों की संख्या होती है 8। कोने भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोनों की संख्या, शीर्षों की संख्या या फिर कोनों की संख्या। अब नेक्स्ट है आपका कोरों या किनारों की संख्या। अब किनारे क्या होते हैं? तो किनारे ये होते हैं, ये वाली जो लाइन में आपको दिखा रहा हूं ये आपकी कहलाती है किनारा। तो ये एक किनारा है, ये आपका दूसरा किनारा है, ये आपका तीसरा किनारा है, ये आपका चौथा किनारा है। इस प्रकार से इस आकृति में यदि आप काउंट करें तो आपको संख्या मिल जाएगी 12। तो किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। और यहां पर डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा, इस आकृति में काउंट करके आपको दिखा देता हूं। ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गई 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9 और यहां पर 10 और ये आपके यहां पर ये आपकी 11 और ये आपके हो गई 12। तो इस प्रकार से किनारों की जो संख्या है वह हो जाएगी 12। अब नेक्स्ट है आपका किसी शीर्ष पर जुड़ने वाले कोरों की संख्या कितनी है? तो किसी शीर्ष पर जुड़ने वाले कोरों की संख्या आपसे पूछी गई तो वह संख्या आपकी होगी यहाँ पर 3। कैसे हो जाएगी? तो यहाँ पर कोई भी एक शीर्ष ले लीजिए। मान लीजिए आपने यह शीर्ष ले लिया, ठीक है। इस शीर्ष के ऊपर देखते हैं कि कोरों की संख्या कितनी है। तो एक कोर आपके यहाँ से आ रही है, या इस पॉइंट के ऊपर एक कोर यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट पर, और एक कोर इधर से आ रही है। तो किसी एक शीर्ष पर, इस शीर्ष की हमने बात की, तो इस शीर्ष के ऊपर जुड़ने वाले कोरों की संख्या हो जाएगी आपकी 3। अब नेक्स्ट है किसी फलक के शीर्षों की संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। एक आपका फलक है, ये आपका फलक है, कोई भी एक आप यहाँ पर एक पोर्शन को देख लीजिए। ये वाली साइड आपने देख ली, तो इस साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो यार इस साइड के अंदर आपको शीर्षों की संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो आपको किसी एक फलक के शीर्षों की संख्या कहा जाए तो वह संख्या होगी 4। नेक्स्ट है घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। जस्ट हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि सभी फलक इसके वर्गाकार होते हैं और वर्गाकार फलकों से मिलकर ही यह आपकी घन जैसी आकृति बनती है। आपने यहाँ पर घन की समस्त विशेषताओं को देखा, उसके समस्त प्रॉपर्टीज इस प्रकार से होती है यह जाना। अब आपका जो क्वेश्चन है इस प्रकार से भी आता है कि इस प्रकार से आपको कोई शेप दे दिया जाए और कहा जाए कि इस शेप को यदि आप फोल्ड कर दें तो वह किस आकृति में परिवर्तित होगा। तो यह जो शेप है, यदि आप इस शेप को फोल्ड कर दें तो यह आपके घन के आकृति का शेप ले लेगा। अब हमारी नेक्स्ट आकृति है आयत, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं, यह आयत का ही चित्र है। अब आयत की विशेषताएं क्या क्या है यह देखते हैं। आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी 4 भुजाएं हो वह आकृति आपकी चतुर्भुज
कहलाती है। तो यहाँ पर 4 साइड इसकी दी गई है, इसलिए यह आकृति आपकी चतुर्भुज कहलाएगी। अब नेक्स्ट है, आयत के 4 बराबर आंतरिक कोण होते हैं। तो आयत के वर्ग की तरह ही 4 बराबर आंतरिक कोण भी होते हैं और प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का ही होता है। तो यह भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अब नेक्स्ट है, आयत की विपरीत भुजाएं। विपरीत से अर्थ है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर भी होती है और एक दूसरे के समानांतर भी होती है, वर्ग की ही तरह। तो ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर भी है, ये वाली और ये वाली। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समानांतर है और बराबर भी होती है। अब नेक्स्ट है, एक आयत के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इन चारों कोणों को यदि हम ऐड कर दें तो उसकी माप हो जाएगी 360 डिग्री सभी को जोड़ने के बाद। नेक्स्ट है, आयत का परिमाप या फिर उसे आप परिधि भी कह सकते हैं। वैसे परिधि शब्द जो है वृत्त के संबंध में उपयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी इन आकृतियों के अंदर भी परिधि शब्द का उपयोग कर लिया जाता है। तो परिधि या परिमाप यदि निकालने को कहा जाए तो क्या करेंगे, उसके लिए जो फार्मूला है 2 और ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ऐसा इसलिए कहा गया है, इसे समझते हैं। मान लीजिए यह साइड आपकी ए है, यह साइड आपकी बी है, तो यह साइड भी हो जाएगी ए और यह साइड हो जाएगी आपकी बी। तो इस प्रकार से ये चारों साइड हमने डिफाइन कर दी। अब इसका निकालना है परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले को पहले हम बनाते हैं कि यह फार्मूला बना कैसे है। हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं का योग कर देंगे, ए धन बी धन ए धन बी। इस प्रकार से ए कितनी बार है, ए है आपका 2 बार, तो ये हो गया 2a। यहाँ बी कितनी बार है, 2 बार, ये हो गया 2b। अब 2 को यहाँ पर निकाल लेंगे कॉमन, तो 2 कॉमन निकलने के बाद बचता है a धन b। तो ये आपकी लंबाई और ये चौड़ाई और ये आपका 2। तो इस प्रकार से यह फार्मूला बनता है। कुल मिलाकर परिमाप में समस्त भुजाओं का योग ही किया जाता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई से। ठीक है, एरिया निकालने के लिए क्षेत्रफल को एरिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर a गुणित b आप इसे लिख सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। और इसकी जो यूनिट है वह वर्ग इकाई लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, वर्ग इकाई। यदि ये सारे यहाँ पर सेंटीमीटर में दिए हैं, ठीक है, ये सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो वर्ग इकाई में क्या लिखा जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाएगा जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब। अब हमारा यहाँ पर ये जो शेप है यह कहलाता है घनाभ और इसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। इससे संबंधित क्या क्या विशेषताएं होती है, चलिए देखते हैं और समझते हैं। इसमें फलकों की संख्या होती है 6। अब फलकों की संख्या से यहाँ पर क्या अर्थ है, इस प्रकार का कोई शेप है, ये आपको दिखाई दे रहा है। कभी भी कोई भी शेप होता है आप उसको ज्यादा से ज्यादा 3D में देख सकते हैं। 3D से अर्थ होता है कि 3 डायमेंशन उसकी देख सकते हैं, इसके पीछे का शेप आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप यहाँ पर मान लीजिए खड़े हैं और इस शेप को देख रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार का आपको शेप दिखाई देगा। तो यह इसकी एक फलक कहलाती है। ठीक है, यह आपकी एक फलक, ये नीचे वाली जो है ये दूसरी फलक और इस तरफ की यह तीसरी फलक होगी, यह तीसरी फलक है। अब इसके पीछे इसके जैसी ही एक फलक और है। ये जो फलक आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर की तरफ इस प्रकार की एक फलक और होगी, और ये जो फलक नंबर 3 है इसके यहाँ पर एक फलक इसी प्रकार की और होगी। तो यहाँ पर फलकों की संख्या हो जाएगी 6। इसका बेहतर एग्जाम्पल है आपके क्लास का जो डस्टर है वह आपके घनाभ के आकार का होता है, और यहाँ पर एक शेप बना हुआ है। इस शेप को भी आप देख लीजिए, यह शेप आपका घनाभ के आकार का है। तो इस शेप को बनाया कैसे जाता है यह भी समझ लीजिए। आप इस प्रकार से एक यहाँ पर आयत बना दीजिए, ये आपने बना दिया आयत, इसके अंदर एक और आयत बना देंगे इस प्रकार से, यह बन गया आयत। अब क्या करेंगे, इनको यहाँ पर मिला देंगे। इनको मिलाने से जो आकृति तैयार होगी वह आपकी कहलाएगी घनाभ के आकार की आकृति। चलिए, तो फलकों की संख्या हो गई यहाँ पर 6। अब बात आती है शीर्षों की संख्या। तो शीर्ष कितने होते हैं, तो शीर्ष गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें शीर्षों की संख्या होती है 8, और इसे हम कोने भी कह सकते हैं। अब इसके बाद है
कोरों या किनारों की संख्या। तो कोरों या किनारों की संख्या होती है 12। 12 कैसे हो गई, काउंट कीजिए। एक आपकी ये वाली हो गई, एक आपका ये हो गया किनारा, एक आपका ये किनारा, एक ये किनारा, 4 किनारे ये हो गए, और 4 आपके ये वाले हो गए। 4 और 4 8, एक 9, एक 10, एक 11 और एक 12। तो इस प्रकार से किनारों की संख्या हो जाएगी 12। नेक्स्ट एक किसी शीर्ष पर जुड़ने वाले कोरों की संख्या होगी 3। तो कोई एक शीर्ष आप ले लीजिए। तो यहां पर हमने इसे ले लिया, मान लीजिए इसे मान लेते हैं कोई एक शीर्ष। इस शीर्ष पे जुड़ने वाले कोर कितने होंगे, तो इस शीर्ष पर जुड़ने वाले कोर, एक कोर इधर से आया, एक कोर हमारा ये वाला, एक कोर हमारा ये वाला। तो कोई भी एक शीर्ष है उसके ऊपर 3 आपके जुड़ने वाले कोर होंगे, ठीक है, या किनारे होंगे। तो 3 किनारों से मिलकर आपका यह शीर्ष बना है, इसीलिए इस आकृति को हम कहते हैं 3D आकृति। ओके, तो यह 3D ही है। अब नेक्स्ट है आपका किसी फलक के शीर्षों की संख्या। तो किसी भी एक फलक के शीर्ष की संख्या यदि देखें, आप इसे ही काउंट कर लीजिए। ये जो फलक है, इस फलक के शीर्षों की संख्या होगी 4। ऐसे प्रत्येक फलक के शीर्षों की संख्या आपकी होगी 4। तो नेक्स्ट है घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं। अभी जस्ट हम आयत को भी पढ़ के आए, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ये एक आयताकार आकृति है, आयताकार शेप है। इस आयताकार शेप से ही मिलकर आपका घनाभ बनता है। तो सभी फलक आयताकार होते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम और आकृतियों को देख लेते हैं कि किस किस प्रकार की आकृतियां होती है और उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आकृति दिखाई दे रही है, यह आकृति कहलाती है स्टार। और आपको यहाँ पर जो आकृति दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं हम आयत या रेक्टेंगल। यहाँ पर आपको जो शेप दिख रहा है, यह है ट्रायंगल, जिसे हम त्रिकोण भी कहते हैं या त्रिभुज भी कहते हैं। और जो गोल आकृति होती है, यह आकृति आपकी कहलाती है वृत्त या सर्कल। इसके बाद पेंटागोन या पंचभुज। पंचभुज क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। त्रि के अंदर कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं। तो पंचभुज के अंदर क्या होगी, 5 भुजाएं होंगी। अब इसके बाद वर्गाकार। वर्गाकार से अर्थ है कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर बराबर हो, ऐसे शेप को हम कहते हैं वर्गाकार या फिर स्क्वायर। अब इसी वर्ग से बनने वाला जो शेप है वह कहलाता है घन या क्यूब। इसे भी हम देख चुके हैं। और यह इस प्रकार की जो आकृति है, यह कहलाती है सिलेंडर, और इसे हम कहते हैं बेलन या बेलनाकार शेप। अब नेक्स्ट है आपका इस प्रकार की जो आपकी गेंद होती है, वह गेंद कहलाती है गोला, ठीक है। ठोस गेंद यदि कोई है तो उसे हम कहेंगे गोला, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेयर। और ये अर्धगोला होता है, ये आपका अर्धगोला होता है। इस गेंद को हमने यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया। आपके घर में जो कटोरी है वह भी आपके सेमी सर्कल ही होती है, जिसमें आप दाल वगैरह रखकर खाते हैं। इसके बाद राइट एंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बहुत ज्यादा मात्रा में आपसे पूछा जाता है हर जगह, तो आपको उसे पता होना चाहिए कि इसका जो ये वाला कोण है यह 90 डिग्री का होता है। इसकी यह विशेषता आपको पता होना चाहिए। और यह जो शेप है यह आपका समकोण त्रिभुज का शेप कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर पिरामिड की आकृति दी गई है। इस प्रकार की शेप यदि कहीं आपको दिख जाए तो वह कहलाएगी आपकी पिरामिड, ठीक है। यह पिरामिड का शेप होता है। आई होप कि यह आपको आकृतियों से संबंधित वीडियो बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और इस प्रकार के अवधारणाओं से संबंधित क्वेश्चन आप सीखना चाहते हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो एक लाइक कीजिए। और मैथ से संबंधित समस्त वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर काफ़ी सारे जो वीडियो दिए गए हैं उन सभी को देखकर काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।